कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी कार्रवाई को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ये सुनवाई सुबह 11:30 बजे शुरू होगी। कंगना ने बीएमसी पर जानबूझकर कानूनों की अनदेखी करते हुए एक्शन लेने का आरोप लगाया है। कंगना ने बॉम्बे हाईकोर्ट में बीएमसी के हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि उनके दफ्तर पर की गई बीएमसी की कार्रवाई पक्षतापूर्ण थी। कल सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले में कंगना के ऑफिस पर बुलडोजर चलाने का आदेश देने वाले अधिकारी और शिवसेना के राज्यसभा से सांसद संजय निरुपम को पक्षकार बनाने की बात कही। कंगना की तरफ से संजय राउत के उखाड़ दिया वाले बयान की सीडी हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दी गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है। ड्रग्स चैट में नाम आने के बाद दीपिका पादुकोण को एनसीबी पूछताछ के लिए बुला सकती है। इस बीच दीपिका ड्रग्स मामले में एक अहम सबूत हाथ लगा है। मुंबई के कोको नाइट क्लब की तस्वीर सामने आई है, जिसमें दीपिका 2017 में 28 अक्टूबर की रात गई थी। इसी पार्टी को लेकर दीपिका ने करिश्मा से बात की थी, जिसमें दीपिका करिश्मा से माल के बारे में पूछ रही थी। बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन मामले में आज टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान के मालिकों में से एक मधु मोंटीना से एनसीबी पूछताछ करेगी। दीपिका की ड्रग चैट में जिस करिश्मा का नाम आ रहा है वो भी क्वान कंपनी की ही मैनेजर हैं। करिश्मा को भी एनसीबी ने पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन उसने खराब तबीयत का बहाना बनाकर 25 सितंबर तक की मोहलत मांग ली है। कल क्वान के डायरेक्टर ध्रुव और जया साहा से पूछताछ की गई थी। आज मधु मोंटीना के साथ इन दोनों से दोबारा पूछताछ होगी। बॉलीवुड ड्रग केस में नया खुलासा दिया मिर्जा को लेकर हुआ है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक दिया का नाम ड्रग पैडलर्स अनुज और अंकुश के जरिए निकला है। अनुज की गर्लफ्रेंड दिया की मैनेजर थी और उसके साथ ड्रग लेन देन की कई बार बातचीत हुई थी। हालांकि दिया मिर्जा ने आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि उन्होंने कभी ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया। आज रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर बम्बई हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती ने बम्बई हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले से जुड़े ड्रग्स केस में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को 6 अक्टूबर तक एनडीपीएस कोर्ट ने न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। मशहूर फिल्मकार अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अनुराग पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पायल घोष ने पुलिस में मामला दर्ज करा दिया है। अनुराग के खिलाफ मुंबई के ओशिवारा थाने में बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने लक्ष्मी विलास होटल से जुड़े मामले में तीनों आरोपियों के लिए अलग अलग आदेश जारी कर बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने उदयपुर कलेक्टर को रिसीवर नियुक्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके अलावा होटल का संचालन कंपनी के प्रतिनिधि को सौंपना होगा। साथ ही अदालत ने तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी पर 15 अक्टूबर तक रोक भी लगाई है। भारत और चीन के बीच 4 महीनों से चल रहे तनाव के कम होने के संकेत मिल रहे हैं। दोनों देशों ने तय किया है कि एलएसी पर अब और जवानों की तैनाती नहीं होगी। ये फैसला दोनों देशों के बीच मोल्डो में सोमवार को हुई कमांडर स्तर की बैठक में लिया गया। बैठक में हुए फैसले को लेकर दोनों देशों की ओर से एक संयुक्त बयान जारी किया गया है। ये पहला मौका था जब कमांडर स्तर की बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया था। बैठक में 7वें दौर की बातचीत जल्द करने का फैसला भी लिया गया है। भारत की चौकसी और ताकत देखकर चीन की घबराहट बढ़ रही है। ड्रैगन के डर का आलम यह है कि तिब्बत में पीएलए के जवानों ने ड्रिल किया। ड्रिल के दौरान तिब्बत की राजधानी लहासा के आसमान में हवाई सायरन गूंजते रहे। चीनी मीडिया तिब्बत में हुई ड्रिल को भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच ताकत जांचने की तैयारी बता रहा है। नेपाल की केपी ओली सरकार ने विवादित नक्शे वाली किताब पर रोक लगा दी है। इसी किताब में भारत के कई इलाकों को अपना बताकर नेपाल ने झूठा नक्शा छापा था, जिसके बाद भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद पैदा हो गया था। नेपाल के इस कदम से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत को झटका पहुंचने की आशंका पैदा हो गई थी। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू हो गई है। मंगलवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से देश की जानी मानी फिल्म हस्तियों के साथ फिल्म सिटी को लेकर माथापच्ची की।
बैठक में अनुपम खेर, परेश रावल और अनूप जलोटा जैसी हस्तियां शामिल हुईं। बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। प्रयागराज प्रशासन ने अतीक के 3000 वर्ग मीटर में बने करोड़ों के आलीशान मकान पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त करा दिया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। मजदूरों ने अतीक के घर का सामान बाहर निकाला। उसके बाद आधा दर्जन जेसीबी मशीनों की मदद से घर को ध्वस्त कर दिया गया। सुशांत केस से सुर्खियों में आए बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस ले लिया है। बिहार के राज्यपाल ने वीआरएस की उनकी अर्जी स्वीकार कर ली है। गुप्तेश्वर पांडे 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि पद छोड़ने के बाद अब वो राजनीति का दामन थाम सकते हैं और बिहार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि राजनीति कोई पाप नहीं है। जहां मैं जाता हूं ये सवाल हमसे पूछे जाते हैं तो मैं कहता हूं क्या चुनाव लड़ना पाप है? आप भी लड़ लीजिए। अगर कोई इस्तीफा दे करके या सेवानिवृत्त होकर के राजनीति में आना चाहता हो तो ये अनैतिक है, असंवैधानिक है या गैर कानूनी? ये तो कोई पाप है नहीं। लेकिन अभी तक एज ऑफ नाउ ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं इसका खंडन करता हूं। कृषि विधेयकों पर विपक्ष और मोदी सरकार के बीच घमासान जारी है। कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों ने मॉनसून सत्र के बहिष्कार का फैसला किया है। विपक्ष ने एक सुर में कहा कि जब तक कृषि बिलों को वापस नहीं लिया जाता तब तक वो संसद के बचे हुए मॉनसून सत्र का बहिष्कार करेंगे। लोकसभा में विपक्ष के वॉकआउट के बाद स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी नेताओं को अपने चेंबर में चाय पर बुलाया। ओम बिरला ने बैठक में कहा कि सदन के बाहर नहीं, भीतर रहना अधिक सार्थक है। संसद के दोनों सदनों से विपक्ष के बहिष्कार के बीच सरकार ने तीसरे कृषि विधेयक को राज्यसभा में पास करा लिया। मंगलवार को राज्यसभा ने अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही तीनों कृषि विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास हो गए। कृषि बिल को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। पंजाब के कई शहरों में किसानों ने बिल को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। उधर सियासी पार्टियों के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने मोर्चा खोल रखा है। इस बीच किसानों ने कल यानी 25 सितंबर को देश भर में आंदोलन का ऐलान किया है। एक हफ्ते के भीतर बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम के ऐलान की उम्मीद है। निर्वाचन आयोग के सूत्रों के मुताबिक चुनाव 3 चरणों में हो सकते हैं। कोविड संकट के दौरान आम चुनाव कराने का ये पहला मौका है। लिहाजा निर्वाचन आयोग ने बाकायदा कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक गाइडलाइन भी जारी की है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा के पहले ही बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। पार्टी ने ग्वालियर में शहर के बीचों बीच अपना चुनावी वॉर रूम बनाया है। वॉर रूम में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तस्वीरों को लगाया गया है, लेकिन भारत रत्न ग्वालियर के अटल बिहारी वाजपेयी और राजमाता विजय राजे सिंधिया की तस्वीर नहीं लगाई है। चुनावी हलफनामे को लेकर आयकर विभाग ने एनसीपी चीफ शरद पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को नोटिस थमाया है। ये बात शरद पवार ने खुद ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। नोटिस मिलने पर उन्होंने तंज किया और कहा कि केंद्र को कुछ लोगों से प्यार है। साथ ही पवार ने सरकार पर सियासी विरोधियों के खिलाफ प्रोपागेंडा रचने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए हैं, जबकि 392 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के पुणे में रोजाना नए मरीजों की बड़ी संख्या अभी भी आ रही है। 24 घंटे में यहां करीब 1350 मरीज दर्ज किए गए, जबकि 60 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना का ग्राफ फिर से तेजी से चढ़ने लगा है। 24 घंटे में राजधानी में 3,800 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि 16 मरीजों की मौत हो गई।
दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 2.5 लाख से पार जा चुके हैं। आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में कोरोना और बढ़ सकता है। एक्सपर्ट्स इसके लिए पराली को बड़ी वजह मान रहे हैं। पंजाब हरियाणा में खेती सीजन के चलते पराली जलाने की घटनाएं शुरू होने पर एनसीआर में आसमान में छाने वाला गहरा धुआं सांस की तकलीफें बढ़ा देगा, जिससे कोरोना मरीजों को और भी मुश्किल हो सकती है। दक्षिण भारत में भी कोरोना के कहर में कोई रियायत नहीं है। आंध्र प्रदेश में मंगलवार को 7,500 से ज्यादा मरीज दर्ज हुए, जबकि 51 लोगों की मौत हो गई। केरल में भी कोरोना का रफ्तार तेज है। यहाँ 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, जबकि 19 लोगों की मौत हो गई। तमिलनाडु के त्रिपुर में कोविड अस्पताल में 2 मरीजों की मौत पर विवाद छिड़ गया है। आरोप लग रहे हैं कि दोनों मरीजों की मौत ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से हुई है। दोनों मरीज आईसीयू वार्ड में भर्ती थे। अचानक बिजली गुल होने से वार्ड में मशीनों और ऑक्सीजन सप्लाई ने काम करना बंद कर दिया, जिसके चलते मरीजों की मौत हो गई। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के ओएसडी गोपाल रावत की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई। गोपाल रावत की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पिछले 20 दिनों से वो वेंटिलेटर पर थे, लेकिन उनकी हालत नहीं सुधरी। मंगलवार रात उन्होंने आखिरी सांस ली। उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आज होने जा रहा है। कोरोना के खतरे को देखते हुए सत्र सिर्फ 1 दिन का होगा। अभी तक उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई विधायक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। खतरे को देखते हुए सत्र में सीमित संख्या में विधायक शामिल होंगे। वहीं कई विधायकों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने के इंतजाम भी किए गए हैं। पिछले 3 दिनों से महाराष्ट्र के वाशिम जिले में लगातार बारिश हो रही है। शहर का मंजर ऐसा है मानो यहाँ सैलाब आया हो। शहर के मुख्य रास्ते बारिश के पानी में डूब गए हैं। वहीं बारिश के पानी ने प्लास्टिक के ड्रम के व्यापारी के ड्रमों को अपने साथ बहा ले गया। वाशिम में आसमान से आफत बरस रही है। सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। बाजार और घरों में पानी ने घुसपैठ कर दी है। कई जगहों पर लोग रास्तों में फंस गए। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद सड़कों का बुरा हाल हो गया। कई जगहों पर जल जमाव देखने को मिला, जिसके बाद आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आजमगढ़ में आसमानी बिजली का कहर देखने को मिला, जिसकी चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हो गई। ये दोनों शख्स खेत में भैंस चराने गए थे। मुंबई में बीती रात से जोरदार बारिश हो रही है। सिलसिला अभी तक जारी है। हालात ये है कि कई इलाकों में जबरदस्त जलजमाव के हालात पैदा हो गए हैं। लोखंडवाला, वीरा देसाई रोड, अंधेरी, परेल समेत कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर गाड़ियां बारिश के पानी में फंसी हुई नजर आईं। अंधेरी सबवे भी जलमग्न हो गया था, लिहाजा उसे बंद कर दिया गया। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटे तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। भारी बारिश के चलते मुंबई के सैन रेलवे स्टेशन पर पानी भर गया। देर रात तक यात्री टीन शेड के नीचे छिपे रहे। उधर पटरियों में पानी भरने की वजह से भी यात्रियों को काफी देर तक ट्रेन का इंतजार करना पड़ा। बारिश से बिगड़ते हालात को देखते हुए लोकल ट्रेनों और बस सेवाओं को रोक दिया गया। हम मुंबई के गिरगांव इलाके में हैं और मुंबई किस तरह से मौसम की मार झेल रहा है। बहुत भारी बारिश कल रात से मुंबई में हो रही है। मुंबई का सिटी हो, सेंट्रल सबब हो, ईस्टर्न सबब इलाका हो, वेस्टर्न सबब इलाका हो, 200 mm से ज्यादा बारिश हो चुकी है और इसे वार्निंग आप कह सकते हैं। एक हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। आप कहीं मुंबई के इलाकों में जाएंगे तो आपको इसी तरह से पानी भरा हुआ दिखेगा। मुंबई
मुंबई बारिश से बेहाल है तो दिल्ली गर्मी से, लेकिन दिल्ली में भी तपती गर्मी के बीच आज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार बुधवार को देश की राजधानी दिल्ली में आंशिक तौर पर बादल छाए रहने की उम्मीद है और हल्की बारिश की संभावना है। शहर में पिछले 13 दिनों से बारिश नहीं हुई है। मौसम विभाग के सफदरजंग केंद्र ने 8 सितंबर को आखिरी बार बारिश दर्ज की थी। इस महीने में दिल्ली में केवल 3 दिन ही बारिश हुई है। बारिश नहीं होने के चलते लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में सितंबर से अब तक 80% कम बारिश दर्ज की गई है। सफदरजंग केंद्र के मुताबिक इस माह में सामान्य 102 मिलीमीटर बारिश की बजाय अभी तक 20.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। दिल्ली में अगस्त में 237 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जो इस माह में पिछले 7 साल में हुई सर्वाधिक बारिश है। आपको बता दें कि देश के अलग अलग हिस्सों में इन दिनों जहाँ तेज बारिश देखने को मिल रही है, वहीं दिल्ली NCR में बारिश न होने के कारण लोग उमस भरी गर्मी झेल रहे हैं। जयपुर के आमेर में हाथी गांव में 4 हाथियों की मौत के बाद महावत की आत्महत्या के बाद सनसनी फैल गई। हाथी की मौत के बाद महावत ने फांसी लगा ली। हालांकि कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। दरअसल कोरोना के चलते पर्यटन पूरी तरह से बंद हो गया है, जिसका असर हाथियों पर पड़ा है और खाने के लाले पड़ गए हैं। BHU के BSc सेकेंड ईयर के छात्र शिव कुमार त्रिवेदी के पुलिस कस्टडी से लापता होने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान वाराणसी के SSP ने हाईकोर्ट में पेश होकर हलफनामा दाखिल किया। SSP ने अदालत के सामने ये माना कि छात्र लंका थाने से ही गायब हुआ है। हालांकि सुनवाई के दौरान पुलिस लापता छात्र के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दे सकी। कन्नौज में 4 दिन से एक मकान में रह रहे 4 संदिग्ध युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। खुफिया विभाग और पुलिस अधिकारी ने संदिग्धों से पूछताछ की। हिरासत में लिए युवकों में 2 सगे भाई हैं, जो पंजाब के पठानकोट के रहने वाले हैं। दिल्ली के विकासपुरी इलाके में चोरों ने एक मोबाइल शॉप समेत 2 दुकानों में धावा बोल दिया। दुकान का शटर तोड़कर करीब 70 लाख के महंगे मोबाइल लेकर फरार हो गए। चोरी की ये सारी हरकतें दुकान में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई, जिसके आधार पर तलाश जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 15 लाख से ज्यादा हो गई है, जबकि 9,70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई वाले 156 देशों के संगठन ने कहा है कि कोवैक्स योजना के अंतर्गत भविष्य में बनने वाली कोरोना के वैक्सीन का उचित तरीके से वितरण किया जाएगा। 2021 के अंत तक कोवैक्स योजना के तहत दुनिया भर के देशों को 2 बिलियन वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में मजदूरों और छात्रों ने राष्ट्रपति इवान डुक की सामाजिक और आर्थिक नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यहां कोरोना की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के चलते शहरी बेरोजगारी दर में 25% का इजाफा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक के सौदे पर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी शर्तों के मुताबिक वॉलमार्ट और ओरेकल के साथ वीडियो शेयरिंग ऐप का सौदा नहीं होता है तो वो इस ऐप को बंद कर देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट प्रत्याशी जो बाइडेन ने कोरोना महामारी से निपटने में नाकाम रहने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि देश को एक प्रभावी नेतृत्व की जरूरत थी, लेकिन ट्रंप घबरा गए और अमेरिका ने इसकी कीमत चुकाई। जलवायु परिवर्तन को लेकर लंदन के कॉन्डे नास्ट ऑफिस के बाहर कई लोगों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों की मांग थी कि कॉन्डे नास्ट अपनी पत्रिकाओं में सच्चाई से जलवायु परिवर्तन को लेकर खबरें छापें। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिछले 40 सालों में दूसरी बार आर्कटिक क्षेत्र में 4 मिलियन वर्ग किलोमीटर से कम बर्फीली सतह दर्ज की गई है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से पता चला है कि आर्कटिक क्षेत्र की चौड़ाई अब 3.74 मिलियन वर्ग किलोमीटर बची है। बरमूडा में टेडी तूफान ने तबाही मचाई है। आइलैंड से टकराने के बाद तूफान की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। फिलहाल वहां हवाएं 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं।
नासा ने साल 1972 के बाद पहली बार चांद पर इंसान को भेजने की योजना बनाई है। नासा ने कहा है कि वो 2024 में चंद्रमा पर पहली महिला और एक पुरुष एस्ट्रोनॉट को उतारने की योजना बना रहा है। आईपीएल के 13वें सीजन में कल खेले गए चौथे मैच में धोनी की टीम को हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान रॉयल्स के पहाड़ जैसे स्कोर 216 का पीछा करती चेन्नई की टीम 16 रनों से हार गई। चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी टीम 200 रनों पर ढेर हो गई है। आईपीएल के इतिहास में राजस्थान रॉयल्स की दूसरी सबसे बड़ी जीत रही। राजस्थान रॉयल्स की जीत के हीरो रहे संजू सैमसन और राहुल तेवतिया। मंगलवार का दिन सैमसन के नाम रहा। पहले तो सैमसन ने 32 गेंदों पर 74 रनों की धुआंधार पारी खेली, फिर फील्डिंग में भी अपना हुनर दिखाया। वहीं राजस्थान रॉयल्स की ओर से सबसे बेहतरीन गेंदबाजी राहुल तेवतिया ने की। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के 3 अहम विकेट झटके और पूरी टीम की कमर तोड़ दी। तेवतिया ने शेन वॉटसन, सैम करन और ऋतुराज गायकवाड़ को पवेलियन भेजा। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से डुप्लेसिस ने धमाकेदार 37 गेंदों पर 72 रन बनाए, लेकिन उनकी पारी कामयाबी नहीं दिला पाई। शेन वॉटसन ने 21 गेंदों पर 33 रन बनाए, जबकि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 17 बॉलों में नाबाद 29 रनों का योगदान दिया। चेन्नई ने अपने पहले मैच में मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हरा दिया था। आज आईपीएल का 5वां मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच आज का मैच बेहद जोरदार होने की उम्मीद है।